हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज को आप एक तरह से मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें। जितने भी आप करेक्ट आंसर दें उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 1 जनवरी 2022 का। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को सिक्कों में किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा वीणा। तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, सिक्कों पर ये अंकित हैं। तो इस तरह के जो एविडेंसेस मिलते हैं उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं हिस्ट्री का। जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमें सिक्के मिले हैं, जो हमें अभिलेख मिले हैं, उनके थ्रू ही हम उन राजाओं का, सम्राट का पता लगाते हैं कि वो उस टाइम पर क्या करते होंगे, वो म्यूज़िक के शौकीन रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें इन्हीं एविडेंसेस से पता चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त की तस्वीर बनी हुई है वीणा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद क्यों बन गया? तो आपने 16 महाजनपदों के बारे में सुना होगा। वो काफ़ी बड़े थे, रिच थे, काफ़ी समृद्ध थे, तो इसलिए उनको महाजनपद कहा गया। और इसमें एक अच्छा मतलब जो जाना माना नाम आता है वो आता है मगध का भी। तो मगध क्यों 200 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया, उसके रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। गंगा और सोन जैसी कई नदियाँ मगध से होकर बहती थी, बात बिल्कुल सही है। और जब जहाँ पर जिस एरिया से नदी बहकर निकलती है तो वहाँ की जो ज़मीन होती है आसपास की वो उपजाऊ होती है। और अगर उपजाऊ ज़मीन है कहीं की तो वो जो इलाका है काफ़ी समृद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर फसलें काफ़ी अच्छी होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती और जो मिट्टी होती है वो भी उपजाऊ हो जाती है। मगध के कुछ भाग वनाच्छादित थे, यानी कि जंगल थे वहाँ पर मगध के कुछ भागों पर, ये भी कारण है। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, तो माइंस भी थी यहाँ पर लोहे की, अयस्क की, जिससे फिर लोहा मिलता है। तो ये तीनों कारण रहे जिसकी वजह से ये महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। यहाँ पर आप देखें अगर लोकेशन मगध की, तो ये अब एरिया उसमें आता है, थोड़ा बिहार में भी आता है ये एरिया मगध वाला, बिहार के नीचे थोड़ा पड़ता है ये। और ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी इलाका आता है। तो कई सारे स्टेट्स हैं जो इसमें एक तरह से कवर होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये वाला पूरा जो ब्लू कलर का इलाका आप देख रहे हैं ये मगध एम्पायर होता था उस वक्त। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अभिकथन है और कारण दिया हुआ है उसका, असर्शन और रीज़न दिया है। तो यहाँ पर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो ए स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन जो दिया हुआ है ये सही है, और जो इसका कारण दिया है वो भी सही है कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत के साथ व्यापार किया। और दक्षिण भारत में क्योंकि हम लगाते हैं जब हम असर्शन और रीज़न को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि सही है या गलत है। दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे सही हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, दक्षिण भारत आपको पता ही है ये वाला एरिया है, और यहाँ से अगर बात करें रोमन साम्राज्य की तो ये कुछ इधर पड़ता था। और आप देख रहे हैं ये रूट जो आप देख रहे हैं, कुछ इस रूट के थ्रू समुद्री इलाके से ये पहले व्यापार हुआ करता था, क्योंकि वैसे तो रूट थे नहीं पहले। और जो इधर जाने का जो रास्ता है यही शॉर्टकट पड़ता था समुद्र के रास्ते से ही। तो यहाँ पर बात करें तो इंडो रोमन का व्यापार भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप में रोमन साम्राज्य और भूमध्य सागर के बीच होता था। तो क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये यहाँ पर पड़ता है भूमध्य सागर, और यहाँ पर बात करें तो यूरोप है इधर के साइड। तो दक्षिणी मार्ग जो है ये एक तरह से दक्षिण में ही हो जाता है ये, क्योंकि जो एशिया है वो भी ऊपर आ रहा है, तो ये दक्षिण में ही हो जाता है मार्ग एक तरह से। दक्षिण मार्ग ने प्राचीन रोमन साम्राज्य और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद की। तो ये जो रूट था इसी के थ्रू ही ज़्यादातर व्यापार हुआ करता था। तो दक्षिण भारत आपको पता ही है कि यहाँ पर मसाले काफ़ी प्रसिद्ध थे पहले से ही, और जो मसाले हैं उनके फ़ैन रहे हैं जो ये यूरोपीय कंट्रीज जो रही हैं। तो दक्षिण भारत सोने, मसालों और विशेष रूप से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ पर देखो काली मिर्च की काफ़ी डिमांड थी वहाँ पर रोमन साम्राज्य में, और इसे काला सोना भी कहते थे ये।
तो रोमन सोने के सिक्के भारत रोमन व्यापार के संबंधों के कारण दक्षिण भारत में पाए गए। अब क्योंकि देखो व्यापारिक संबंध थे दोनों के बीच, तो दोनों की चीज़ों का आदान प्रदान भी होगा। जब व्यापार होगा तो सिक्कों से ही तो होगा, तो इसी वजह से दक्षिण भारत में इनके सिक्के मिले हैं, क्योंकि व्यापार का, जो कि एक तरह से व्यापार का सिंबल है कि व्यापार दोनों के बीच होता था। तो कारण यही दिया हुआ है यहाँ पर कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत के साथ व्यापार किया, क्योंकि हमें भारत से सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत से। तो इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि कहीं ना कहीं व्यापार रोमन साम्राज्य से दक्षिण भारत का हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में एक व्यापारिक नगर की विशेषता है? मतलब जो ट्रेडिंग टाउन होते थे जहाँ पर व्यापार होता था, तो उस नगर की क्या विशेषता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। उनके पास आमतौर पर मंडपिका होती थी। जो नगर होते थे व्यापारिक नगर, वहाँ पर क्या होती थी? मंडपिका होती थी। देखो मंडपिका जो है एक तरह से आज के टाइम की मंडी हम कह सकते हैं। मंडी आपने सुना होगा, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो थिंग्स होती हैं वो बेची जाती हैं। कृषि वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो सब्जी हो गई, फल हो गए, इस तरह की चीज़ें, या फिर कुछ खाने की और चीज़ें हो गई, तो ये बेची जाती हैं। प्राचीन काल में भी अगर बात करें तो व्यापार या तो भूमि या तो समुद्र के द्वारा होता था, और ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे होते थे। ये व्यापारिक शहर जो होते थे ये समुद्र के किनारे होते थे, और व्यापारिक शहर इनको कहा जाता था इसी वजह से, क्योंकि व्यापार होता था यहाँ पर। तो मध्ययुगीन काल में हिंद महासागर जो है व्यापारिक मार्ग था। जैसा कि हमने अभी देखा था लास्ट के क्वेश्चन में रोमन साम्राज्य का, तो वो जो रास्ता है वो समुद्र से ही तो होकर जा रहा है। तो हिंद महासागर में जो है व्यापारिक मार्ग था, और सूरत, मसूलीपट्टनम और बंगाल प्रमुख निर्यात केंद्र थे, क्योंकि ये जो है एक तरह से हम कहेंगे समुद्र के पास में ही पड़ते थे। तो उनके बाजार को मंडपिका, यानी कि बाद में इसको मंडी कहा जाने लगा, जो कि आज भी नाम प्रचलित है। आज भी उस जगह को मंडी कहा जाता है जहाँ पर ये चीज़ें खरीदी बेची जाती हैं। तो जहाँ पर लोग अपनी उपज बेचने आते थे, जो कृषि से जो उपज होती थी उसको बेचने के लिए आते थे, उसको कहा जाता था मंडपिका। आज भी कहा जाता है मंडी। इतिहास के आवर्तीकरण पर ए, बी और सी पर विचार करें और सही चुनिए। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, और यहाँ पर हमें सही चुनना है। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी ऑल आर करेक्ट। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है, बिल्कुल बात सही है। और जो ये 3 कालखंड हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इनका कालखंड बनाया है वो धर्म के आधार पर विभाजन किया है, धर्म के विचार पर एक तरह से। और विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता की उपेक्षा की। मतलब जो हमारे यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप जो हम कहते हैं, वो जो विविधता है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग और अलग अलग चीज़ों को करने वाले लोग, उसकी उपेक्षा करके मतलब उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने सिर्फ धर्म के विचार पर इन्होंने जो डिवीज़न है वो किया है इतिहास का। कैसे किया है देखो आगे देख लेते हैं। जो इन्होंने इतिहास का विभाजन किया है एक तरह से हम कह सकते हैं, आगे हम देखेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इतिहास निश्चित रूप से समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के बारे में होता है, कि जो पहले जो चीज़ें हुई है वो किस तरह से हुई हैं, और ये पता लगाने के बारे में है कि चीज़ें अतीत में कैसी थी और चीज़ें कैसे बदल गई हैं। अगर आप पुराने टाइम की बात करें तो तब से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। आज आप देखें तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आ गई है, और पहले किस तरह का जीवन होता था, बिल्कुल सिंपल और सादा। तो जैसे ही हम अतीत की तुलना वर्तमान से करते हैं, हम समय का उल्लेख करते हैं। तो जब हम अतीत की वर्तमान से तुलना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम अब का बात करेंगे तो वो बाद की बात है, और जो अतीत की बात करेंगे वो पहले की बात है। तो हम पहले और बाद की बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी यानी कि मैंने आपको बता दिया था ये सदी देखने का, शताब्दी या सदी, तो 1800 के बाद मानी जाएगी 19वीं सदी। 19वीं सदी में, सदी के मध्य में यानी कि 1850 के आसपास, तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया। जैसे कि हमने देखा कि धर्म के आधार पर इन्होंने विभाजन किया, धर्म के विचार से एक तरह से। जैसे कि पहला तो पार्ट इन्होंने लिया, जैसे कि हम एंशिएंट पार्ट को मान सकते हैं कि हिंदू उसे नाम दिया, मिडिवल मुस्लिम नाम दिया। मिडिवल एक तरह से जो हिस्ट्री है उसमें आप देखें तो ज़्यादातर मुस्लिम का ही जिक्र है, जैसे कि ये मुगल वगैरह आए थे उस टाइम पर, तो इन्होंने मुस्लिम इसको नाम दिया। और यहाँ पर जो लास्ट वाला था वो ब्रिटिश काल नाम दिया। तो इस तरह से धर्म के विचार से इन्होंने डिवीज़न किया था इसका। तो ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा था।
और अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति में कोई अन्य महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। मतलब इन्होंने मेन जो चीज़ रखी वो धर्म रखी, रिलीजन रखी, ना कि इन्होंने अर्थव्यवस्था, समाज या संस्कृति को इतना महत्व दिया। तो विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को नज़रअंदाज कर दिया एक तरह से। जो और चीज़ें थी उनको सबको साइड करके बस धर्म पर ही ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारा के बारे में कथन दिए हुए हैं और इनको आपको पहचानना है सही कौन सा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। यहाँ पर बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। खानाबदोश कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं और ये व्यापारी होते थे। तो जो व्यापारी इधर से उधर घूमते रहते थे उनको क्या कहा जाता? बंजारे कहा जाता था। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज को शहर के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए बंजारे बनाए। मतलब जो बंजारे का कंसेप्ट आया, जो लोग बंजारे कहलाए वो कहलाए जो कि अनाज को शहर के बाज़ारों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो एक तरह से व्यापार भी करते थे और घूमते भी रहते थे, तो इसीलिए इनको व्यापारी खानाबदोश कहा जाता था। तो यहाँ पर हम देखें तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंजारे जो हैं एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों का इस्तेमाल शहर के बाज़ारों में अनाज के परिवहन के लिए किया। तो ये कुछ इस तरह से जानवरों के ऊपर लाद करके अनाज ले जाते थे और शहर में जाकर बेच देते थे। और सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न क्षेत्रों से अपने बैलों पर अनाज लाद कर कस्बों में बेचते थे। तो इस तरह से वो जानवर जो रखते थे बैल वगैरह, उन पर ही अनाज लाद कर कस्बों में बेच देते थे, शहरों में बेच देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी तक कई यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने नील की खेती शुरू कर दी थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, ये 7वीं नहीं बल्कि 17वीं शताब्दी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि 7वीं शताब्दी, ये तो एंशिएंट टाइम में आ जाएगी, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जब एक तरह से नील की खेती की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अलग अलग जगह पर वो नील की खेती की शुरुआत हुई थी जब भारत से उन्हें नील की जो है खपत, मतलब नील से जो है, मतलब भारत का जो नील था वो उन्हें कम मात्रा मिलने लगा। तो उनके पास वही विकल्प रह गया कि उनको खुद को ही नील की खेती करनी पड़ी। तो एक तरह से ये था कि ये 7वीं शताब्दी की बात नहीं है, ये उसके बाद की बात है। तो ये 17th होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको सही मिलाना है कि किन लोगों ने कहाँ पर खेती स्टार्ट की। तो सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम 4th से मिला देंगे। फ्रेंच जो लोग थे इन्होंने कैरेबियन द्वीप में खेती स्टार्ट की नील की, और पुर्तगाली जो थे इन्होंने स्टार्ट करी ब्राज़ील में, और अंग्रेजी जो थे जमैका में इन्होंने स्टार्ट की, और स्पेनिश ने वेनेजुएला में। तो इस तरह से इन्होंने इन जगहों पर खेती स्टार्ट करी नील की। तो यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा बता देती हूँ। तो भारतीय नील का जो इस्तेमाल है वो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में किया जा रहा था। अगर मैं बात करूँ नील के प्लांट की तो कुछ इस तरह का प्लांट इसका होता है और कुछ इस तरह से ऐसा रिच कलर इससे ब्लू मिलता है, तो काफ़ी खूबसूरत ये लगता है। तो इसके ये काफ़ी मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई थी इसी वजह से, क्योंकि रिच ब्लू कलर देता था इंडिगो। तो नील की कीमत बहुत अधिक थी और इसीलिए भारतीय नील की थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ार तक पहुंच सकी थी। तो अब क्योंकि जब कोई चीज़ महंगी होगी तो वो कम मात्रा में मिलेगी, और दूसरा उसकी प्राइस भी ज़्यादा होंगे, तो लोगों के लिए, जो आम लोग हैं या फिर जो लोग भी व्यापार करते हैं, उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो उसका विकल्प यही होता है कि हम खुद भी उसका उत्पादन शुरू कर दें। तो कपड़ा बनाने वाले नील को प्राथमिकता देते थे क्योंकि ये गहरा नीला रंग देता था, जैसा कि मैंने बताया। तो जबकि इंडिगो ने गहरे नीले रंग का उत्पादन किया और वोड ने पीला और हल्का नीला रंग दिया। देखो वोड जो है ना, ये भी एक तरह का प्लांट ही था, जैसे कि इंडिगो प्लांट है। इंडिगो प्लांट से जैसे कि हमें रिच ब्लू कलर मिलता है, वैसा ही एक प्लांट था वोड नाम का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे भी ये ब्लू कलर मिलता था, लेकिन इससे जो ब्लू कलर मिलता था वो उतना अच्छा नहीं होता था जो इंडिगो प्लांट से मिलता था। इंडिगो से काफ़ी गहरा और एकदम रिच कलर मिलता था, जबकि इस वोड प्लांट से जो रंग मिलता था वो थोड़ा पीलापन लिए हुए हल्का ही नीला रंग मिलता था। तो 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर नील आयात पर प्रतिबंध में ढील देने का दबाव डाला। उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में नील के बागान भी शुरू किए गए। तो ये जो नील की खेती की गई, नील की खेती की जो स्टार्टिंग हुई, तो इन जो ये कंट्रीज़ थी यूरोप में, जैसे कि ब्राज़ील, जमैका, वेनेजुएला, कैरेबियन द्वीप, इनमें ये नील की खेती स्टार्ट हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इससे रिलेटेड है कुछ। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और सही आपको पहचानना है कौन सी सही है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बी सी आर करेक्ट। तो बी और सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो है, निज प्रणाली में बागान मालिक या तो जमीन खरीदता था या अन्य जमींदारों से किराए पर लेता था और सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर नील का उत्पादन करता था। तो ये स्टेटमेंट सही है और सी हो जाएगा, निज की खेती में बोने वाले को बड़ी संख्या में हाथों, कई हल और बैलों की आवश्यकता होगी, यानी कि मैन पावर बोलते हैं इसे, जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है और जो उपकरण है उनकी ज़रूरत पड़ती है खेती के लिए। तो एक तरह से ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगी और यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये गन्ने का उत्पादन नहीं होता था इस पर, बल्कि नील की खेती होती थी यहाँ पर। और निज प्रणाली जो है ये एक तरह से नील की खेती से ही जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो निज प्रणाली जो है, इसको ये मत समझना कि ये नील है, तो ये निज सिस्टम ही है एक्चुअली। निज प्रणाली जो है नील की खेती का एक हिस्सा ही थी और निज की खेती में बागान मालिकों ने उस भूमि में नील का उत्पादन किया जिस पर वे सीधे नियंत्रित रहते थे, मतलब नियंत्रित करते थे उसको सीधे। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी के मजदूर बन करके काम करते थे वो, मतलब वो ज़मीन को या तो खरीद लेते थे या तो फिर उसको रेंट पर लेते थे। तो होता क्या था कि रेंट पर लेकर के या खरीद करके उस पर वो नील की खेती करते थे। तो बागान मालिकों ने या तो ज़मीन खरीदी या इससे अन्य ज़मींदारों से किराए पर लिया और सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर नील का उत्पादन किया। तो यानी कि अब जब उनकी ज़मीन हो जाती थी खुद की या फिर किराए की जो भी हो, उसके बाद वो मजदूर रखते थे और मजदूरों को काम मतलब एक तरह से रोजगार देते थे, यानी कि उनको कुछ ना कुछ देते होंगे उसके बदले, मजदूरी के बदले, और उनसे उसका नील का उत्पादन करवाते थे। तो इस तरह का ये निज प्रणाली होती थी, पूरा सिस्टम ये इस तरह का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और राजी किया कि सती को कोई मंजूरी नहीं थी क्योंकि, सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकंड, प्राचीन पवित्र ग्रंथों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो देखो जो पुराने हमारे ग्रंथ रहे हैं उन प्राचीन ग्रंथों का इन्होंने रेफरेंस लिया राजा राम मोहन राय ने और ये कहा कि ये जो आप प्रथाएं कर रहे हैं इनका समर्थन किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं मिलता है, तो फिर ये किस काम की हैं और आप जीव हत्या कर रहे हो इसके थ्रू। जो सती प्रथा है, सती वो जिंदा आप स्त्री को जला रहे हो तो ये तो पाप है और ऐसा किसी प्राचीन ग्रंथ में तो लिखा नहीं गया है कि ऐसा करना है। तो इसीलिए उन्होंने इन ग्रंथों का सहारा लेकर के इस प्रथा को बंद करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और सही चुनना है। सही यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए और बी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया और वीर सलिंगम पंतुलु ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह का एक संघ बनाया। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है और सी यहाँ पर गलत है। देखो सीधे सीधे पता चल रहा है कि पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था, जबकि ये बहुत बड़ी बात थी। पहले विडोज जो होती थी, विधवाएं जो होती थी, उनको पुनर्विवाह की मंजूरी नहीं होती थी और पुनर्विवाह अगर कर भी ले तो उनको स्वीकार नहीं किया जाता था। तो अगर आप एलिमिनेशन भी करते हैं ना तो सी का, तो भी आप इसमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। सी एलिमिनेट कर देंगे तो 3 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आपको करना पड़ेगा एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स में प्रेशर बहुत होता है और इस तरह से क्या करेंगे, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज की क्लास के। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि सभी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा मेरी हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, हिंदी के प्रीवियस ईयर्स भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखते हैं तो आपको अलग से कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसी से इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।